हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी मानवा एक छोटी सी बच्ची पर है जो कि 200 साल उम्र की है। एक दिन मियानमिया ग्रैंड सू परिवार के विलय के दरवाजे पर पहुंची। उसने मेन बटलर की ओर देखा और पूछा, क्या ये सूलिनैन का घर है? बटलर ने उसकी बात सुनी और कहा, हाँ, लेकिन छोटी, तुम हमारे मालिक का नाम इस तरह नहीं ले सकती। तुम्हें उन्हें दादाजी सू कहना चाहिए। मिया ने अपना सिर हिलाया। मैं उन्हें दादाजी नहीं कह सकती। इसे वंश वृक्ष गड़बड़ा जाएगा। मैं उनकी बुआ हूँ। ये सुनकर बटलर की मुस्कान गायब हो गई और वह उसे जूते से भगाने के लिए तैयार हो गया। तभी एक छोटा लड़का आया और मिया को जोर से धक्का दिया। यहाँ छोटे भिखारी मिया ने मुड़ कर देखा तो एक शानदार कपड़े पहने महिला लड़के के पीछे आ रही थी। ज्यादा सावधान रहो, महिला ने बटलर को निमंत्रण देते हुए कहा। किसी को भी अंदर आने न दे। उस महिला का नाम लिन में था, जो सबसे बड़े भाई की प्रेमिका की बड़ी बहन थी। उसकी पहचान की पुष्टि करने के बाद बटलर ने उन्हें अंदर जाने दिया। गेट से अंदर जाने से पहले छोटे लड़के ने मियाँ की ओर जीभ निकाली। जवाब में मियाँ ने गुर्राते हुए उसे काट लिया। लड़का दर्द से चिल्लाया। यह देखकर उस महिला ने मियाँ को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? यह सू भाइयों में से सातवें और सबसे छोटे भाई सू चैनफे था। बटलर ने तुरंत उसका अभिवादन किया। यंग मास्टर सात, आप वापस आ गए हैं। सू चैनफे की नजर उस छोटी लड़की पर पड़ी। 3 टन से भी कम लंबी थी। यह बच्चा तुरंत आगे की ओर बढ़ा। नमस्ते मेरे भतीजे। इस तरह का श्लोक स्थिर हो गया। वह मियाँ के करीब झुक गया। तुमने अभी मुझे क्या कहा? मियाँ ने कहा, पोता भतीजा। मियाँ ने उसके छोटे से बैग से एक पारिवारिक रजिस्ट्री बुक और एक जेट पेंडेंट निकालते हुए कहा, देखो यह मेरा सबूत है। ऐसे में उन्होंने पेंडेंट को तुरंत पहचान लिया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके पिता अपनी तिजोरी में रखते थे। उसने मियाँ को गोदी में उठाया और सीधे घर में चला गया। पार्टी के मेहमान ने यह देखा और तुरंत फुसफुसाने लगे, यह अनुमान लगाते हुए कि वह उनकी सीक्रेट बेटी थी, और यहाँ तक कि उनके मुंह पर उनका मजाक भी उड़ाया। चैन भाई इसे अनदेखा कर सकते थे, लेकिन मियाँ इसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने कलाई के एक झटके से उसने एक ताबीज उड़ा दिया, जो सीधे उस आदमी के माथे पर जा लगा जो सबसे ऊंची आवाज में बोल रहा था। वह आदमी लड़खड़ा गया और उसके आगे के दांत टूट गए। मियाँ मन ही मन हंसने लगी। यह खलनायक ताबीज सच में काम करता है। पोते, तुम्हारी दादी ने उन बुरे लोगों को दंडित करने में तुम्हारी मदद की जो बकवास करते हैं। सू चैनफे को सच में विश्वास नहीं था कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन उसे उसकी बातें पसंद आई। वह दोनों बूढ़े गुरु के पास गए और अचानक अपने मूर्ख बेटे को उपदेश देने लगे। सू चैनफे को बहस करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी और उसने मियाँ को धीरे से मेज पर रख दिया। बूढ़े मालिक सू ने उस प्यारी सी बच्ची को देखा और उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसा कि सू परिवार के बच्चे से अपेक्षा की जाती है। बहुत प्यारा और सुंदर, अच्छी लड़की। मैं तुम्हारा दादा हूँ। मुझे दादाजी कहो और मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। मियाँ ने अपने छोटे छोटे हाथ हिलाए। नहीं, 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 आप मेरे दादाजी नहीं हैं। नमस्ते मेरे प्यारे भतीजे। मैं आपकी आंटी म्यांमार हूँ। यह सुनकर बूढ़े मालिक सू ने सुचनफे को एक तेज लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। देखो तुमने इस बच्चे को क्या सिखाया है? सू चैनफे चिल्लाया। मैं निर्दोष हूँ। उसके पास भी तुम्हारे जैसा ही जेट पेंडेंट है और वो कहती है कि वह तुम्हारी चाची है। तभी पुराने मास्टर सू को यह बात समझ में आई। उसने मियाँ के हाथ से पेंडेंट ले लिया। जैसा ही उसने इसे देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यह पेंडेंट मेरे छोटे दादाजी का था। क्या यह छोटी लड़की सच कह रही है? फिर भी उन्हें यह विश्वास करना कठिन लगा कि उनके 73 साल के दादा की 3 साल की बेटी होगी।
उसने उसके हाथ आया लेटर खोला। लेटर में बताया गया कि मियाँ का पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया था और मियाँ को इसकी जानकारी नहीं थी। उसने सुपरिवार से उसकी रक्षा करने और उसे विश्वास और अच्छे कर्म संचित करने में मदद करने की विनती की, जो सभी को जागृत करने का एकमात्र तरीका होगा। बूढ़े मास्टर सू ने मियाँ की ओर देखा। उनका हृदय सहानुभूति से भर गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपनी छोटी चाची की अच्छी देखभाल करेंगे। फिर उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया। आंटी मियान मियाँ, आपका भतीजा आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मिया ने अपने छोटे से बैग से 1000 साल पुराने जिनसेंग जड़ का एक धागा निकाला और उसे अपने भतीजे को जन्मदिन और बैठक के उपहार के रूप में दिया। बूढ़े मास्टर सू इसे स्वीकार करते हुए बहुत प्रभावित हुए। अचानक मिया ने देखा कि उसकी प्रार्थनामाला में कुछ गड़बड़ है। वह कंगन आक्रोशपूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ है। मिया ने कहा, आपकी अनिद्रा इसलिए है क्योंकि आपने यह चीज पहन रखी है। यह सुनकर ओल्ड मास्टर सू ने तुरंत कंगन उतार लिया और उसे मिया को सौंप दिया। फिर उसने सुचैनफे की ओर देखा, जो वह लकड़ी के खंभे की तरह खड़ा था, और उसे तेजी से लात मारी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? घुटने टेके और अपनी दादी को सम्मान दे। सू चैनफे को घुटनों के बल झुकना पड़ा। नमस्ते दादी, आपके कनिष्ठ सू चैनफे अपना सम्मान व्यक्त करता है। मिया इतनी खुश हुई कि उसने अपने भतीजे को भी एक छोटा सा जिनसेंग धागा दे दिया। बूढ़े मालिक सू ने देखा कि उसकी छोटी चाची थोड़ी गंदी थी और उसने जल्दी से किसी को उसे नहलाने के लिए भेज दिया। अचानक मिया की नाक में गुदगुदी हुई और उसने जोर से छींक मारी। नौकरानियां तुरंत चिंतित हो गई, लेकिन मिया ने इसे टाल दिया। कोई बात नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई मिया के बारे में बुरा बोल रहा है। चाची, आपकी भतीजी आपको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। बूढ़ी मालकिन सू ने दरवाजे पर आते हुए कहा। मिया ने उधार पूर्वक उसे एक जेट कंगन दिया। बूढ़ी औरत दंग रह गई। मिया को लगा कि उसे ये पसंद नहीं आया और वह कोई दूसरा प्रस्ताव देने वाली थी। मुझे ये पसंद है, बूढ़ी मालकिन सू ने जल्दी से कहा। बात बस इतनी सी है कि तुम प्यारे हो। वह मोहित हो गई। फिर वह मिया को अपने कपड़े बदलने के लिए ले गई। जैसा ही उन्होंने वाक इन कोठरी में कदम रखा, मिया की आंखें चमक उठी। उसे उत्सुकता से एक सुंदर राजकुमारी की कपड़े पहन ली और अपनी भतीजी की ओर देखा। क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? मेरी छोटी चाची का स्वाद अद्भुत है। वह कपड़ा सुंदर है। बूढ़ी मालकिन सू ने तारीफ की। भोज शुरू होने वाला था। बूढ़ी मालकिन सू ने काले सूट पहने एक आदमी की ओर इशारा किया। यह आपका सबसे बड़ा भतीजा सू चैनजिंग है। बचपन से ही उन्हें पैसों से प्यार है, इसीलिए वह पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं। मिया ने उसकी ओर देखा और उसके थके हुए चेहरे को देखा। कुछ गड़बड़ थी। फिर उसने पूछा कि उसके बगल में खड़ी दो लड़कियां कौन थी। वह लिन बहनें हैं, लिन रू और लिन में। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हमारा सबसे बड़ा बेटा अचानक उस लिनू से शादी करना चाहता है। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। जब बूढ़े मालिक सू ने देखा कि आंटी मिया आ गई हैं, तो उन्होंने भोज शुरू करने की घोषणा कर दी। लेकिन पहले उसके पास कुछ बड़ी खबर थी। लिनू ने गलती से सोचा कि वह सू चैनजिंग के साथ उसकी सगाई की घोषणा करने वाला है और वह रोमांचित हो गई। उसे हैरानी हुआ जब बूढ़े मालिक सू ने मिया के बारे में बात करना शुरू कर दिया। लिन में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और बिना किसी चतुराई के उसे बीच में रोकने के लिए दौड़ पड़ी। बूढ़े मास्टर सू ने कहा, यह सू परिवार का मामला है। हमें इसमें बाहरी लोगों की नाक नहीं डालनी चाहिए। अपनी गलती का एहसास होने पर वह अजीब सी हंसी हंसने लगी। नमस्ते अंकल, जिस लड़की को आप पकड़े हुए हैं, क्या वह सू चैन फे की नाजायज बेटी है? ये सुनकर बूढ़े मास्टर सो गुस्सा हो गए। यह मेरी चाची सुइन मिया है। वो चैन फे की दादी है। दोनों बहनें अविश्वास से देखती रही। जब बूढ़े मालिक सू ने उन्हें बाहर निकाल दिया, तो लीनू हताश होकर सू चैनजिंग से चिपक गई और उससे हस्तक्षेप करने की विनती करने लगी। सू चैनजिंग ने सिर हिलाया। पिताजी, यह आपका जन्मदिन भोज है। आज के लिए इसे जाने दो।
मियाँ अपने सबसे बड़े भतीजे के चेहरे को बेहतर ढंग से देखने के लिए करीब चली गई। जैसे ही उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, उसकी किस्मत गड़बड़ा गई। मियाँ ने अपनी तीसरी आंख को सक्रिय किया और जरूर से लिनू से जोड़ने वाला भाग्य का धागा काला था। आमतौर पर विवाह के देवता द्वारा बांधे जाने वाले धागे लाल होते हैं। मियाँ ने निर्णय लिया कि उसे अपने भतीजे की मदद करनी होगी। उसने एक छोटी सी आड़ू की लकड़ी की तलवार निकाली और अपने छोटे से हाथ के एक झटके से काले धागे को काट दिया। तुरंत ही सू चैंग जिंग को अपने कंधों से भार उठता हुआ महसूस हुआ। लिनू के प्रति उसका मोह अब पूरी तरह से बेतुका लग रहा था। मियाँ ने सू चैंगजिंग को एक जिंगसैंग धागा सौंप दिया। वह इसे लेकर उलझन में पड़ गया। परिवार का परिचय खत्म होने के बाद बूढ़े स्वामी सू ने मियाँ को मेन मेज पर बिठाया और भोज के आरंभ की घोषणा की। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी किसी ने अपने चॉपस्टिक को हाथ नहीं लगाया। वे सब बस उसे घूरते रहे। मियाँ को आखिरकार यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी इंसान तो वो है, यानी कि सबसे बड़ी बुजुर्ग तो वो है। उसे पहले खाना शुरू करना होगा। अपने गांव के बूढ़े लोगों की नकल करते हुए मियाँ ने कहा, सब लोग खाओ खाओ खाओ। उसके प्यारे व्यवहार ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिए और अंततः खाना शुरू कर दिया। इस बीच निराश लीनू ने पूछा, चैनजिंग, आपके माता पिता ने हमारी सगाई का उल्लेख क्यों नहीं किया? सू जिंगजिंग एक थोड़े समय के लिए चुप रहा और फिर बोला, सगाई के बारे में मुझे इस पर विचार करना होगा। यह सुनकर लीनू को डर का एहसास हुआ। उसने अपनी कलाई पर लाल कंकन को देखा और सोचा, इससे चैनजिंग, तुम मेरा हाथ मजबूर कर रहे हो। एक मिनट बाद भोज कक्ष की रोशनी अचानक बंद हो गई। सू चैनजिंग लिनो के साथ मंच पर आया। उन्होंने घोषणा की, सम्मानित अतिथिगण, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। बूढ़े मास्टर सू ने बाहें चौड़ाई। मेरा बड़ा बेटा क्या कर रहा है? लेकिन मियाँ ने कुछ अलग ही देखा। जैसे कि सू चैनजिंग पर भूत का साया था। बिना कुछ सोचे वह आगे बढ़ गई। पोते, दादी आपको बचाने के लिए यहाँ है। जैसे ही लीनू को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है, मियाँ ने काले भूतिया धागे को पकड़ लिया। लिनू के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। क्या इस छोटे बच्चे ने मेरी प्लानिंग को समझ लिया? वह मियाँ को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसका हाथ सुचैन फैन ने पकड़ लिया। लिनू, क्या तुम हमारी दादी को धक्का देने की हिम्मत की? लिनू ने मूर्खता का नाटक किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो बस उसे यहाँ तक लाने की कोशिश कर रही थी। सू चैन-फै ने उसे झूठा करार दिया। क्या हमें सुरक्षा कैमरों की जांच करनी चाहिए? उस समय में मिया ने शरारती भूत को बाहर खींच लिया था और उसे अपने हाथ में कस कर जकड़ लिया था। सू चैन जिंग अचानक अपने होश में आया और लीनू को घूरने लगा। लीनू, आप बहुत आगे चले गए हैं। कोई उसे यहाँ से बाहर निकालो। उसे पता था कि उसकी प्लानिंग रिजेक्ट हो गई है। लीनू मौके पर बेहोश हो गई। हालांकि मिया पूरी तरह से मोहित हो गई। उसने अपने हाथ में भूत को दबाया। तुम मेरे पोते के शरीर के अंदर क्यों गए? डरा हुआ भूत ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि लीनू ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था। यह सुनकर मिया उसे जाने देने वाली ही थी कि सू चैन जिंग ने कहा, इसे भागने मत देना, इसे बंद कर दो। मिया ने भूत को एक छोटी सी गेंद में लपटा, उस पर एक ताबीज लगाया और उसे अपने छोटे से थैले में ठूस लिया। भोज के बाद मिया ने घोषणा की कि उसने अपने पिता का दिया काम पूरा कर लिया है और वापस जाने के लिए तैयार है। यह सुनकर बुजुर्ग मास्टर सू का चेहरा उतर गया। लेटर में साफ साफ लिखा था कि अपनी छोटी चाची को वापस न जाने दे। बुजुर्ग मास्टर सू ने अपना गला साफ किया। छोटी चाची, क्या आपने अपने दोनों भतीजों के लिए भूत पकड़ने का वादा नहीं किया था? यह कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे की तरफ इशारे भरी नजरों से देखा। सभी को संघर्ष समझ आ गया और वे भी साथ देने लगे। बिल्कुल सही। अगर तुम वापस चली गई तो हम सब घर आने से बहुत डर जाएंगे। मियाँ का उत्साह तुरंत बढ़ गया। उसने अपना छोटा कंपास निकाला और घर में इधर उधर दौड़ने लगी।
लेकिन कई कमरों की जांच करने के बाद भी कंपास की सुई 1 इंच भी नहीं हिली। छोटी बच्ची इतनी थकी हुई थी कि वह गिरकर सो गई। बूढ़ी मालकिन सू ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही सू परिवार के प्यारे सोते हुए चेहरे को देखा था, उन्होंने मियाँ को अचानक धीमी आवाज में चिल्लाते हुए सुना, पापा, मम्मी, उठो। वे चौंक गए और उसके बिस्तर के पास दौड़े तो देखा कि नन्ही बच्ची आंखें पीछे हुए बाहें चौड़ा रही है। वह साफ तौर पर सपना देख रही थी। सपने में मियाँ वापस पहाड़ पर थी, जहां उसने अपने माता पिता को गहरी अटूट नींद में पाया। वह आंसू से भरी हुई थी। अचानक उसे याद आया कि उसके माँ ने उसे एक बार कहा था कि अगर वह कभी मुसीबत में पड़े तो परिवार के पवित्र स्तंभ से मदद मांगे। मियाँ तुरंत बाहर भागी। जल्दी से एक चट्टान से टकराकर उसका घुटना खरोच गया। दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने पवित्र स्तंभ को गले लगाया और प्रे की। एक तेज रोशनी निकली और एक यंग जोड़ा उसके सामने प्रकट हुआ। मियाँ दौड़कर उसके पास आई। पापा, मम्मी, अब आप इतने उदास क्यों है? जोड़े की आंखें दुख से भर गई। और मियाँ, यह तो बस एक अस्थायी उपाय है। अगर तुम अपने सीखे हुए हुनर से अच्छे काम करो तो इस बोतल को भरो तो मम्मी और पापा वापस आ सकते हैं। मियाँ ने बोतल ले ली और वादा किया कि वह इसे भर देगी। जैसे ही उसके माता पिता उसका उत्साह कम हुआ, मियाँ चीखी और अपने सपनों से जाग गई। पूरा सुपरिवार उन्हें घेर लिया। छोटी चाची, क्या अब ठीक है? मियाँ ने अपनी बैग से एक प्यारा सा कछुआ निकाला। कछुआ रेंग कर सूचन फेंके पैरों के पास आ गया। मियाँ ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे किसी चीज में मदद चाहिए। सूचन फे ने मूर्खतापूर्ण ढंग से सिर हिलाया। मैंने बच्चों के एक रियलिटी शो के लिए साइन अप किया है और मुझे उम्मीद थी कि ग्रैंड मेरे साथ शामिल होंगे। जैसा ही उन्होंने यह कहा, ओल्ड मास्टर सू की मुझे गुस्से से कांप उठी, लेकिन मियाँ की आंखें चमक उठी। मैं जाना चाहती हूँ। 1 हफ्ते बाद रियलिटी शो का सीधा प्रसारण शुरू हुआ। कैमरे ने चुपचाप सूचन फे के कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरा लड़कियों से गुलाबी रंग का समुद्र था। बिस्तर पर एक बड़ा इंसान और एक छोटा इंसान अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। लाइव स्ट्रीम की कमेंट की बाढ़ आ गई। सू चैनफे अभी भी सो रहा है। कितना असफल। यह देखकर बूढ़ी मालकिन सू अंदर आई। नंबर 7, उठो, शो शुरू हो गया है। सू चैनफे लकड़ी की तरह सो रहा था। मियाँ धीरे से आंखें खोली। गुड मॉर्निंग, उसने प्यार से कहा। जब उसे याद दिलाया गया कि वह फिल्मांकन कर रहे हैं, तो मियाँ जल्दी से बिस्तर से उठी और कैमरे की तरफ प्यार से हाथ हिलाया। सभी को नमस्ते। मैं मैं मियाँ मियाँ हूँ। बूढ़ी मालकिन सू को सू चैनफे को जगाते देख मियाँ ने उसे रोक दिया। भतीजी, रुको। कल रात में सातवें पोते को एक भूत ने डरा दिया था। उसे थोड़ी देर और सोने दो, लेकिन लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है। हम देर नहीं कर सकते। मियाँ ने सिर हिलाया। फिर हमें सातवें पोते को जगाना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बूढ़ी मालकिन सू ने अपने बेटे के बम पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। सू चैन पे चीखा और उठ बैठा। माँ, वो किस लिए था? कैमरा देखते ही उसका चेहरा तुरंत एक चिकनी आकर्षक मुस्कान में बदल गया। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी। लाइव स्ट्रीम में एक कोमल सातवें भतीजे ने तुरंत सू चैन फे के घटिया पोज को चीर दिया। वह नीचे झुका और धीरे से मियाँ के बालों को सहलाया। गुड मॉर्निंग मेरी छोटी दादी। मियाँ ने अपनी धीमी आवाज में उसे याद दिलाया। दांत ब्रश करने और चेहरा धोने का समय हो गया है। सातवें भतीजे। सू ने मुस्कुराते हुए मियाँ को अपने कंधे पर उठा लिया। चलो आओ, हम बाथरूम की ओर उड़ रहे हैं। बाथरूम में सू चैन फे ने मियाँ के टूथब्रश पर बड़ी कुशलता से टूथपेस्ट लगाया। एक भूत मियाँ की नकल करते हुए मियाँ ने उसकी तारीफ की। कितना अच्छा लड़का है। उनके खत्म होने के बाद सू चैन फे ने मियाँ के लिए बच्चों की फेस क्रीम निकाली। अचानक एक तेज आवाज ने उस शांत पल को तोड़ दिया। नंबर 7, तुम क्या कर रहे हो? कपड़े के जूते पहने हुए बूढ़े मास्टर सू शॉट में घुस आए और सू चैनफे पर एक लात मारी। फिर उन्होंने मियाँ को दयनीय भाव से देखा। छोटी चाची, क्या हम इस बात पर सहमत नहीं थे कि तुम सोमवार को मेरे मेरे द्वारा खरीदे गई फेस क्रीम का इस्तेमाल करोगी? मियाँ ने आज्ञाकारी होकर दूसरी बोतल उठाई और ध्यान से क्रीम की एक और परत लगाई। तभी बूढ़ा संतुष्ट होकर चला गया। जब तक दोनों नीचे पहुंचे,
तब तक कमेंट की आग लग चुकी थी। कितना प्यारा, मैं उसे चुरा लेना चाहता हूँ। शो के इंटरव्यूअर सेगमेंट के दौरान एक स्टाफ सदस्य ने मिया से पूछा, छोटे सू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मिया कैमरे की तरफ झुकी और सीरियस होकर बोली, मैं उसकी दादी हूँ और वह मेरा सातवां पोता है। इस विचित्र वरिष्ठता ने पूरे इंटरनेट को चौकित कर दिया। जब उसने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो मियाँ की आंखें भर आई। उसने बताया कि उसके माता पिता सो रहे हैं और जब वह अपना मिशन पूरा कर लेगी तो वे फिर से बात बात कर पाएंगे। अंत में मियाँ अचानक स्टाफ सदस्य की ओर मुड़ी और तुरंत बोली, मिस्टर, अपने बेटे को अभी बुलाए, उससे कहो कि आगे न चले। जब उसे पता चला कि उस आदमी के बेटे के पास फोन नहीं है तो उसने उसे लड़के की माँ को फोन करने के लिए कहा। कॉल कनेक्ट होने के कुछ देर बाद फोन पर एक कार दुर्घटना की आवाज आई। उसकी चेतावनी की बदौलत माँ और बेटा दुर्घटना से बच गए। पता चला कि 3 दिन पहले इस स्टाफ सदस्य ने एक छोटी छात्र को बचाया था जिसने लाल बत्ती पार की थी। मिया ने कहा कि यह उसके अच्छे कर्म थे जिसका वह हकदार था। इस भाग्य कथन वाले एपिसोड ने लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता को चार्ट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। निर्देशक उसके भाग्य कथन के इर्द गिर्द शो बनाना चाहते थे, लेकिन मिया ने सीरियस होकर मना कर दिया। मम्मी ने कहा, तुम बस उन लोगों का भाग्य बता सकते हो जिनसे तुम मिलने के लिए फीके हो, तुम यूं ही किसी के लिए नहीं कर सकते। तभी मियाँ ने अपने बैग से अपनी छोटी बोतल निकाली। अंदर पानी की एक छोटी सी बूंद दिखाई दी। यह देखकर मियाँ का चेहरा खिल उठा, मानो उसके नेक काम ने उसे कई पुण्य कमाया हो। यह सोचकर उसने 3 सिक्के निकाले और जमीन पर उछाल दिए। उसने उनकी स्थिति देखी और कहा, मैं और वह इंसान 7 दिनों में 3 बार बुजुर्गों का भविष्य बता सकती है। आज के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे हैं और इसकी कीमत 888 है। कर्मचारी ने तुरंत पूछा, आप फीके लोगों को कैसे चुनते हैं? मियाँ ने अपना सिर झुकाया। दूसरा मास्टर जो आपको बता रहा था कि क्या करना है। उसने निर्देश की ओर देखा, इशारा किया और कैमरे की तरफ हल्की सी आंख मारी। कंट्रोल रूम में निर्देशक ने हंसते हुए कर्मचारी को लाइव स्ट्रीम से बेतरतीब ढंग से दो प्रशंसकों को चुनने का इशारा किया। मिया ने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर 2 आईडी दिखाई दी, माऊ माऊ माऊ, और सुचैन फिर शोबीज से बाहर हो गए। मियाँ दूसरे आईडी को घूरती रही। वे मेरे 7वें पोते को क्यों बाहर निकालना चाहते हैं? सू चैन-फे बस बेबस लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने ही किसी विरोधी प्रशंसक को खींच लेगा। तभी म्याऊ म्याऊ स्ट्रीम से जुड़ गई। उसने बताया कि उसकी बिल्ली 1 महीने से गायब है और पूछा कि वह उसे कहाँ ढूंढ सकती है। मियाँ ने अपनी उंगलियों से जल्दी से हिसाब लगाया। यह आपके घर के बाई और तीसरे घर में है। पहले तो पड़ोसी ने मना किया, लेकिन जब उसने फोन करने का सुझाव दिया, पुलिस ने बिल्ली को तुरंत वापस कर दिया। इसके बाद दूसरे धुंधले इंसान ने संपर्क किया। मैं जानती हूँ कि मेरे छोटे भाई का हालचाल कैसा है। उसकी आंखों में एक चालाक चमक के साथ कहा, असल में उसका कोई भाई नहीं था, वह बस परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मिया ने सटीक उत्तर दिया, तुम्हारा भाई खुश नहीं है। तुमने उसे कल देखा था, वह दूध वाली चाय की दुकान पर क्लर्क है। जब तुम 6 साल की थी तब तुम्हारे भाई का किडनैप कर लिया गया था। लड़की पूरी तरह से टूट गई थी। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया, माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या मेरा कोई भाई है? उसकी माँ एक पल के लिए चुप हो गई। यान यान, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हें अचानक याद आ गया? आधे घंटे बाद वे अगले जगह पर चले गए। जाने से पहले छोटे पूर्वज ने घर में सभी को एक सुरक्षा कवच दिया। सू चैन-पेन ने सीना फुलाकर वादा किया कि वह अपनी दादी की अच्छी देखभाल करेगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे सभी मियाँ के चारों ओर जमा हो गए, अपनी आंखें पोंछते हुए और अलविदा कहते हुए। मियाँ बस मुस्कुराई और उसकी छोटी सी हाथ जल्द ही समूह हवाई अड्डे पर पहुंच गया। सू चैन-पेन ने अभिनेता चिंटो को देखा और उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास गया। थोड़ी बातचीत के बाद चिंटू की कलाई पर लाल कंगन ने उस मियाँ का ध्यान खींचा। वह दुष्ट आबा लिनरू के कंगन जैसी ही थी। जब वह ख्यालों में खोई हुई थी, चिंटू ने मियाँ को चिढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या यह तुम्हारी बेटी है?
उसने पूछा, स्पष्ट रूप से नाजायज बेटी की अफवाह को हवा देने की कोशिश करते हुए। सू चैनफै ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। यह मेरी दादी है, मेरी असली दादी। चिंटो ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। ओह, 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 ओह दादी, मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। फिर उसने एक छोटे लड़के को आगे खींच लिया। वाह, यह मेरा छोटा भाई है। ओह, हमने आपके लिए एक गिफ्ट रखा है। मिया ने गिफ्ट स्वीकार किया और विनम्रता से उनका धन्यवाद किया। फिर अपनी जेब से एक छोटी सी चीज गिफ्ट के रूप में निकाली। दर्शकों ने उपहारों में अंतर देखा और कमेंट की बाढ़ आ गई। क्या सू परिवार देश का सबसे अमीर नहीं है? उनका वापसी गिफ्ट बस लकड़ी का एक टुकड़ा है। चिंटो मन ही मन खुश था, यह सोचकर कि उसने आखिरकार सू चैनफे को पछाड़ दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अगले ही पल गलत साबित हो जाएगा। मिया ने लकड़ी की आकृति के हाथ पर एक जगह दबाई और लकड़ी का टुकड़ा तुरंत एक छोटे पक्षी में बदल गया और हवा में उड़ गया। मिया ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, यह मछली और कई अन्य चीजों में भी बदल सकता है। लाइव स्ट्रीम पागल हो गया। वाह, क्या यह तंत्र कला नहीं है? मुझे यकीन नहीं है कि जिन लोगों ने इसे कबाड़ की लकड़ी कहा था, अब वे खुद को बहुत बेवकूफ समझते होंगे। इस बीच सुच एंड फैन ने दोनों नन्हे मुन्ने को खुशी से खेलते देखा तो उसे जलन हुई। उसने मिया की आस्तीन खींची और गिड़गिड़ाया, दादी, तुम्हारा नाती भी खेलना चाहता है। मिया ने उदारता से उसे चिड़िया थमा दी। खिलौना मिलते ही सू चैनफे के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ गई। मिया ने अपने हाथ कैमरे पर रख लिए। तुमने झूठ बोला। सू चैनफे ने बेतहाशा हाथ हिलाए। दादी, अगर मेरे पास खिलौना नहीं होगा तो मैं सचमुच रोऊंगा। पास खड़े लड़के ने बेरहमी से उसकी पोल खोल दी। बड़े लोग हमेशा बच्चों को उनके खिलौने छीनने की कोशिश करते रहते हैं। मिया तुरंत उपदेश देने लगी, नाती, झूठ नहीं बोलते। सू चैनफे ने जल्दी से सिर झुकाया और अपनी गलती मान ली। एक मशहूर अभिनेता को एक छोटे बच्चे द्वारा संभालते देखना मनमोहक था कि यह ट्रेंडिंग चार्ट पर सबसे ऊपर पहुंच गया। एक कोने में चिंटू हताशा में दांत पीस रहा था, अपने नन्हे भूत का इस्तेमाल करने की प्लानिंग बना रहा था। सूचन फे का सारा सौभाग्य छीन लेने और उसका करियर बर्बाद करने के लिए मशहूर अभिनेत्री लियू हुई अपनी बेटी यूयू के साथ आई। चिंटो ने सबसे पहले उनका स्वागत किया। उनकी आंखों में चापलूसी भरी नजर थी। हालांकि सूचन फे वही रुका रहा और अपने छोटे से लकड़ी के खिलौने में खोया हुआ। मिया ने अपनी धीमी आवाज में उस बदतमीजी के लिए उसे डांटा। फिर अकेले लू हियो के पास चली गई। नमस्ते, मेरा नाम मिया है। उनकी कोमल मीठी आवाज कैंडी जैसी थी। उन्होंने मुलाकात में गिफ्ट के तौर पर जेड मोतियों की 2 लड़ियां दी, उम्मीद करते हुए कि लू हुयो उनके पोते की बदतमीजी को माफ कर देंगे। लियो ह्यो को यकीन नहीं हुआ। आपने कहा था कि सू चैनफे आपके पोते हैं। चिंटो को कुछ समय के लिए स्क्रीन पर आने का मौका मिल गया। यह सू चैनफे की छोटी दादी है। वैसे हमारी आहा ने छोटी बहन योयो के लिए भी एक गिफ्ट तैयार किया था, लेकिन योयो डरी हुई हिरनी की तरह अपनी माँ के पीछे चिप गई। लुई लुई हुयो ने जल्दी से समझाया, मेरी बेटी बहुत शर्मीली है। मुझे उम्मीद थी कि वह यहाँ कुछ दोस्त बना पाएगी। तभी मियान ने योयो से बात करना शुरू किया और हैरानी की बात यह थी कि योयो ने उसे मना नहीं किया। योयो की डरी हुई आंखें मिया के नीले तितली नुमा हेयर पिन पर टिकी थी। उसी समय कुछ दर्शकों ने, जिन्होंने इस पर शोध किया था, उसे पहचान लिया। ऐसा ही एक वर्ड समान एक संग्रह एक म्यूजियम में था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे एक प्राचीन सम्राट ने अपनी सबसे प्यारी बेटी के लिए बनवाया था। योयो ने तो बस सुंदरता शब्द का उच्चारण ही किया था, लेकिन मिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे तुरंत दे दिया। लुई हुई यह जानते हुए कि वह वस्तु कितनी कीमती है, उसे लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन मिया ने जोर देकर कहा कि उसके परिवार के पास इन चीजों से भरे गोदाम हैं और इसके अलावा वह योयो को सचमुच पसंद करती थी। लियो ही के पास योयो की ओर से मिया को धन्यवाद देने के अलावा कोई और चारा नहीं था और उसने वादा किया कि जब वह उनके घर आएंगे तो वह उन्हें एक गिफ्ट देकर इस उपकार का बदला चुकाएगी। फिर मिया ने गुलाबी तितली लुमा हेयरपिन का एक जोड़ा निकाला। जैसे कि उम्मीद थी, कोई भी छोटी बच्ची गुलाबी रंग के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। योयो की आंखें उन पर टिकी थी। लियो ने धीरे से अपनी बेटी को याद दिलाया, हम लालची नहीं हो सकते।
लेकिन मियाँ के पास एक बढ़िया विचार था। उसने तितलियों को अलग कर दिया ताकि हर एक को हर रंग की एक तितलियां मिल सके। मियाँ अपनी और अपनी नई दोस्त की मैचिंग क्लिप का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उसने सू चैन फे से उसे क्लिप लगाने में मदद करने को कहा। उसकी लंबी स्थिर उंगलियों ने ध्यान से उसके बालों में हेयरपिन लगा दिया। फड़फड़ाती तितली ने उस छोटी बच्ची को और भी आकर्षक और प्यारा बना दिया। जल्द ही विमान में चढ़ने का समय हो गया। सू चैन-फै ने मियाँ का हाथ पकड़कर आगे चलने को कहा, लेकिन वह अचानक पीछे हट गई और एक खुशमिजाज खरगोश की तरह योयो की ओर दौड़ी। नाती, तुम बड़े हो गए हो, तुम खुद चल सकते हो। मियाँ योयो के साथ जा रही है। सू चैन-फै ने उनकी दो छोटी आकृतियों को देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ आह भरी। मेरी छोटी दादी मुझे पहले ही छोड़ चुकी है। विमान में चढ़ने के बाद मियाँ और योयो अभी भी गोंद की तरह एक दूसरे से चिपके हुए थे। अपनी दादी के साथ पहली उड़ान को लेकर उत्साहित सू चैन-फे अपने परिवार को दिखाने के लिए तस्वीरें लेने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी लुई हुई आई और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा ताकि वह बच्चों के बगल में बैठ सके और उनकी देखभाल कर सके। सू चैन-फे क्लियरली अनुत्सुक था। अरे, मुझे विशेष प्रशिक्षण मिला है, मैं बच्चों की देखभाल भी कर सकता हूँ। लियू हुई ने एक अजीब सी मुस्कान दी। मेरी बेटी तुमसे डरती है, मैं बस अपनी छोटी दादी के बगल में बैठना चाहती हूँ। जैसे ही उसने कहा, सू चैन-फैन नीचे बैठ गया और सीट ले ली। मियाँ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे मनाने की कोशिश की। पोता, अच्छा बनो और वहां बैठो। सू चैन-फैन ने आह भरी उसकी ओर देखा। मियाँ के छोटे पोते के चेहरे पर दयनीय आंसू बहने लगे। मियाँ हक्की-बक्की रह गई। मेरा सातवां पोता एक छोटे बच्चे से ज्यादा कैसे रो सकता है? लाचार होकर उसे उसके लिए एक अच्छी बात कहनी पड़ी और तब योयो ने उनके साथ बैठने के लिए राजी हो गई। लियो हुई बहुत हैरान थी कि योयो मियाँ और सू चैन-फे के साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल रही थी। उसने सू चैन-फे की ओर देखा और मन ही मन सोचा, वह बहुत अच्छा लड़का है। हमारा रिश्ता अचानक इतना बिगड़ क्यों गया? वह सू चैन-फे से शुरुआत की थी, मतलब पहले भी मिल चुकी थी। तब वह और लियो हुए एक ही फिल्म क्रू में थे। उस समय वह सीरियस और चीखने के लिए उत्सुक थे। फिल्मांकन खत्म होने के बाद एक अफवाह फैल गई कि उन्होंने एक स्टारलेट को टक्कर मार दी है। लियू हुई ने उन्हें अपनी छवि का ध्यान रखने की सलाह दी, लेकिन उन्हें हैरानी हुआ कि सू चिंफे बिना किसी कारण के गुस्से में आ गई। जब वे गतिरोध में थे, तो चिंटो ने आसानी से मामले को शांत करने के लिए वहां आए हुए थे। पीछे मुड़कर देखने पर लियो हुए को एहसास हुआ कि चिंटो की टाइमिंग बिल्कुल सही थी। पूरे मामले में कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब जब चिंटो इस शो में भी था, तो वह चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाई कि वह और परेशानी खड़ी करेगा। अचानक लियू हुयो अपने सामने एक सीन को देखकर दंग रह गई। सू चैन-फे के चेहरे पर एक पिता जैसी मुस्कान थी और दोनों बच्चे उसकी गोदी में प्यार से सोए हुए थे। तस्वीर अविश्वसनीय रूप से दिल को छू लेने वाली थी। उस पल उस पल में सू चैन-फे ने जो प्यार दिखाई वह किसी भी नफरत करने वाले को प्रशंसक बनाने के लिए काफी थी। इस बीच चिंटो अधीर हो रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसका छोटा सा भूत सू चैन-फे का सौभाग्य चूस कर उसे दे देगा। 1 घंटे बाद सभी लोग विमान से उतरकर प्रोडक्शन कोर द्वारा उपलब्ध कराई गई बस में सवार हो गए। गुलाबी कपड़े पहने एक महिला एक छोटे लड़के को बस में चढ़ाते हुए आई और जल्द ही एक बच्चे के रोने की आवाज हवा में गूंज उठी। महिला ने उसे धीरे से फुसलाया, जय जी, अच्छा बनो, देखो बस में बहुत सारे दूसरे बच्चे भी हैं, हम सब एक साथ खेल सकते हैं, क्या यह अच्छा नहीं होगा? छोटे लड़के ने उसकी निगाहों का पीछा किया और तुरंत प्यारी मियाँ को देख लिया। वह उत्साह से चिल्लाया, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। पलक झपकते ही लड़का मियाँ की तरफ दौड़ा और उसके बालों में लगे तितली हेयरपिन की ओर इशारा किया। मियाँ को लगा कि उसे उसका हेयरपिन पसंद आ गया है और वह उसे दिखाने के लिए उसे उतारने ही वाली थी, लेकिन लड़के ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे खींच लिया और उससे मियाँ के कुछ बाल भी खींच लिए। दर्द से मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी छोटी तितली को क्यों खींचा? उसने कांपती आवाज में कहा। छोटे लड़के ने उसे चुनौती देते हुए मुंह बनाया। बस कर दिया। आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे मारो।
यह देखकर सू चैनफे बिजली की तरह हिल गया। उसने उस छोटे लड़के को कॉलर से पकड़ा और उसे किसी छोटी बच्ची की तरह उठा लिया। मेरी दादी से माफी मांगो, वह गुर्राया। हम सब यहाँ बड़े हैं, बच्चों का आपस में झगड़ना सामान्य बात है, उन्हें इसे खुद सुलझा लेना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? उसकी बातें उचित लग रही थी, लेकिन उन्होंने सू चैनफे पर शत्रुता का आरोप लगाते हुए उन पर गहरा प्रहार किया। लेकिन जब सू चैनफे ने अपने दादी का आंसू आंसू से भरा चेहरा देखा, तो उसके अंदर का गुस्सा भड़क उठा। नहीं, उसे माफी मांगनी होगी। चिंटो ने अच्छे लड़के की भूमिका निभाने का मौका देकर हस्तक्षेप किया और सू चैनफे से आग्रह किया कि वह लड़के को जाने दे। अपने दोस्त के प्रति सम्मान के कारण सू चैनफे ने अनिच्छा से बच्चे को नीचे उतारा और अपनी रोती हुई दादी को सांत्वना देने के लिए मुड़ा। यह ठीक है ग्रैंड, आप आपका पोता उस बुरे लड़के से माफी मांगाएगा। मिया ने उसके दुखते सिर को छुआ। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर थी। पोता, क्या मिया गंजा होने जा रही है? सू चैनफे अपनी हंसी रोक नहीं सका। नहीं नहीं, हम इसे वापस उगाने में मदद करने के लिए बस कुछ काले तिल खाएंगे। कुछ समय बाद मिया ने अपने आंसू पोंछे और लड़के के पास गई तथा धीमी आवाज में उससे माफी मांगने को कहा। उसकी प्रतिक्रिया अजीब थी। मैं किसी बदसूरत अजीब इंसान से माफी नहीं मांग रहा हूँ। मिया का धैर्य खत्म हो गया। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसे मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। यह बात सच है कि उस शरारती बच्चे के माता पिता भी शरारती थे। शुई वेई तुरंत आगे बढ़ी। मैं उसके लिए माफी मांगूंगी। मैं आपका भुगतान करूंगी। बड़ी बात क्या है? सू चैनफे फटने ही वाला था और उसे मुक्का मारना चाहता था, लेकिन उसके आकार से कहीं ज्यादा बड़ी उपस्थिति वाले मियाँ ने उसे रोक दिया। लड़के की गलती के लिए आपसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। वह अभी भी गलत है। शुई वेई हैरान रह गई। उसका चेहरा लाल हो गया। हताश होकर वह लड़के पर चिल्लाई, तुरंत माफी मांगो वरना वह तुम्हें भी मार डालेगी। लेकिन लड़के ने अपनी माँ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तंग आकर शुई वेई ने हार मान ली। उसने मियाँ से कहा कि वह आगे बढ़े और जो करना है वह करे। क्योंकि उसके पास माता पिता की अनुमति थी, इसीलिए मियाँ ने पीछे हटने की प्लानिंग नहीं बनाई। उसने अचानक हाथ बढ़ाया, लड़के के बालों को मुट्ठी में पकड़ा और जोर से खींचा। लड़के को कभी उम्मीद नहीं थी कि मियाँ सच में ऐसा करेगी। वह दर्द से स्तब्ध था। मियाँ ने शांतिपूर्वक अपने गिरे हुए बाल समेटे और उन्हें लड़के के पास रख दिया। देखो जेजी, यह एक ही राशि है, हम आप भी बराबर है। लड़के को यह समझने में कुछ समय लगा कि क्या हुआ था। फिर उसने एक विशाल वेल को बाहर निकाला। यह आवाज बस इतनी तेज गूंज रही थी कि मियाँ लगभग बहरे हो गई। उसने बाहें चौड़ाई और चेतावनी दी, अगर तुम रोते रहे तो मैं तुम्हें मारूंगी। इससे इससे लड़का और भी जोर से रोने लगा। मैं चाहूँ तो रो लूंगा, ये कहते हुए वह सिसकने लगा। मियाँ इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। वह अपनी उंगलियां चटकाने लगी। लड़के का नाम वंगजा होता है। वंगजा टूटे हुए सायरन की तरह चीख रहा था। हालांकि मियाँ ने चुपचाप सैन्य शैली के वार्म अप मुक्कों का एक सेट खेला। फिर वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई। उसके कान के पास झुक गई और एक शक्तिशाली शेर की दहाड़ लगाई। है भगवान, उस चीख ने वांग के कान के पर्दे लगभग फाड़ दिए। फिर भी वांग ने हार नहीं मानी। वह पीड़ित की भूमिका निभाने लगा। तुम मुझे धमका रहे हो क्यों? उनका गतिरोध 1 मिनट और 8 सेकंड तक चला, जिसके बाद वांग ने आखिरकार हार स्वीकार कर ली। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वह फुसफुसाया। मियाँ ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। तुम्हें रोने की अनुमति है तो मैं चिल्ला क्यों नहीं सकती? अपनी जीत की खुशी में खोई मियाँ को अचानक एहसास हुआ कि बस में 108 जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही है। उसने विनम्रता से सिर झुकाया। मैं इतना जोर से बोलने के लिए माफी चाहती हूँ। लियो हाय सबसे पहले खड़ी हुई। आप एक जूनियर को सबक सिखाने वाले महान चीटी है। हमें कोई आपत्ति नहीं है ना योयो? योयो ने मिया की ओर देखा और सिर हिलाया। मिया के अनोखे चरित्र ने एक बार फिर योयो का दिल जीत लिया था। चिंटो ने अजीब लहजे में कहा, खैर शोर तो था, लेकिन कम से कम जेजी ने रोना बंद कर दिया। अनजान सुफेंग भी हंस पड़े। मेरे ग्रैंड आंटी हमेशा बहुत विचारशील थे। उन्होंने हर किसी का हालचाल जानना सुनिश्चित किया। निर्देशक और क्रू
क्रू के बारे में क्या? निर्देशकों ने एक दूसरे को देखा और एक स्वर में कहा, कोई बात नहीं ग्रैंड। इसके बाद मिया हेयरपिन वंग के साथ शांति स्थापित करना चाहता। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो मैं आपको देखने दूंगी। लेकिन वांग जो अभी तक फूट फूट कर रो रहा था, अब प्यारे और स्वयं मिया के सामने शर्मिंदा था। वह बुदबुदाया, मुझे तितलियां पसंद नहीं है, और अपनी माँ की गोद में वापस आ गया। सुई वही विश्वास नहीं कर रही थी कि उनका संघर्ष इतनी आसानी से सुलझ गया। तभी गैर गैर सेलिब्रिटी मेहमानों का अंतिम समूह आ गया। एक बड़ा भाई चूची और एक छोटा भाई चूया। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भाई अपने साथ एक भारी मोहर लेकर चल रहे हो। और बस में तुरंत सन्नाटा छा गया। निदेशक बोला, चल दर। नियम यह था कि हर एक बच्चे के साथ एक बड़ा इंसान होना चाहिए। यो यो मियाँ से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने उसका हाथ खींच कर उसे अपने साथ बैठा लिया। मियाँ ने धीरे से समझाया, हम नहीं कर सकते। निर्देशक ने बस इतना कहा, हर बच्चे के लिए एक बड़ा होना चाहिए। बस बस से उतरने के बाद हम साथ खेल सकते हैं। हालांकि थोड़ा निराश होकर योयो ने आज्ञाकारी ढंग से ही सिर हिलाया। यह देखकर कि वह कितनी अच्छी बिहेवियर वाली थी, मियाँ उसके मुलायम गाल पर एक छोटा सा चुम्बन लगाने से खुद को रोक नहीं सकी। सू चेंगफे ने यह देखा और ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। क्या मेरी दादी ने मुझे कभी चूमा तक नहीं? अपने सुंदर चेहरे के साथ सू चेंगफे ने चुम्बन के लिए विनती की, लेकिन मियाँ ने उसे बेरहमी से अस्वीकार कर दिया। जब मुंह बनाने से काम नहीं बना तो वो पूरी तरह से रोने लगा। उसके दयनीय प्रदर्शन पर दुखी होकर मियाँ के पास उसे एक चुम्बन देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद सू चेंगफे ने बचकानी अंदाज में कैमरे की ओर देखा, आंख मारते हुए दर्शाया। उसके अपने दादी से उसे चुम्बन मिला। इस बीच लाइव स्ट्रीम देख रहे बुजुर्ग मिस्टर और मिसेज सू को इतनी जलन हो रही थी कि उनके कंधे कांप रहे थे। जल्द ही समूह फिल्मांकन जगह के पास पहुंच गया। बस आगे नहीं जा सकती, इसीलिए इसीलिए उनका पहला काम बाकी रास्ता पैदल चलना था। एक स्टाफ सदस्य ने उन्हें एक नक्शा दिया, कुछ अजीब से निर्देश दिए और फिर एक छोटी तिपहिया साइकिल पर बैठकर वहां से चला गया। सू चैनफे कुछ समय के लिए वही स्तब्ध खड़ा रहा। यह प्रोडक्शन टीम बहुत चालाक है, हमें यही छोड़कर चली गई। चिंटो अविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। इसमें डरने की क्या बात है, बस नक्शे का अनुसरण करे। लेकिन नक्शा ऐसा लग रहा था जैसा कि उसे किसी किंडरगार्टन ने बनाया हो, जिससे प्रतिभाशाली सू चैनफे पूरी तरह से चौकित रह गया। उन्होंने देखा कि मिया और योयो बड़ी रुचि से उसका अध्ययन कर रहे हैं और इस पर सीरियसली चर्चा कर रहे थे। चिंटो ने मिया के इनपुट को पूरी तरह से खारिज करते हुए मजाक उड़ाया। सच, सू चैनफे तुरंत अपने दादी की रक्षा के लिए कूद पड़ा। हम मेरी दादी की बात सुन रहे हैं, मतलब हम उसे फॉलो कर रहे हैं। चिंटो ने इस बात से असहमति जताई और क्रूज ट्राई ट्राईसाइकिल की दिशा की ओर आगे बढ़ा। आखिरकार वे दो समूह में बट गए। सुई वेई और जेजी चिंटो के साथ चले गए, जबकि लियो स्वाभाविक रूप से मिया के साथ चली गई। जहां तक दोनों भाइयों का प्रश्न है, बड़े भाई ने छोटे भाई की राय पूछी और छोटा भाई सीधे मिया की ओर चला गया। टीम के तैयार होने के बाद शू चैनफैन ने नाटकीय ढंग से अपना हाथ हिलाया। चलो। चिंटो के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान तैर गई। अपनी छोटी बूथनी शक्ति की मदद से उसे यकीन था कि सू चेनफे का समूह पूरी तरह से खो जाएगा। मिया का समूह विपरीत दिशा में चल गया। अचानक योयो ने किसी चीज की ओर इशारा किया, जैसे उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। मिया देखो, वह एक बूढ़ा आदमी था जो छोटे चूजे बेच रहा था। दोनों लड़कियां खुशी के साथ दौड़कर नीचे बैठ गई। उनकी आंखें वो रोएदार पीले जीवा पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था कि लड़की मियाँ की ओर आकर्षित हो रही थी और उसकी ओर झुंड बनाकर आ रही थी। एक तो सीधे उसके हाथ में आ गिरा। योयो ने लालसा भरी आंखों से पूछा, क्या मैं इसे सहला सकती हूँ? हाँ, आगे बढ़ो। उस समय कैमरे में कैद हो गया और दर्शक खुशी से झूम उठे। ये बच्चे बहुत प्यारे हैं। बूढ़े आदमी ने यह देखकर कि लड़कियों को तुझे कितने पसंद आए, उन्हें भी देने की पेशकश की। लियोन लियो ने तुरंत मना कर दिया, हम उन्हें ऐसे ही नहीं ले जा सकते महोदय, और हो सकता है कि फिल्म शूट के दौरान हम उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी न कर पाए। अपनी माँ की बात सुनकर योयो ने अनिच्छा से चूजों को नीचे रख दिया। मिया ने उसकी निराशा देखी और
लियो को विदा किया कि वह उनकी अच्छी देखभाल करेगी। इस आश्वासन के साथ योयो ने खुशी से दोनों चूजों को अपने हाथों में पकड़ लिया। धन्यवाद। मिया ने उस बूढ़े इंसान को एक पारिवारिक औषधीय गोली दी तथा इस बात पर जोर दिया कि इससे जीवन बच सकता है। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए यह बात मान ली और सोचा कितनी अजीब बच्ची है जो एक कैंडी के टुकड़े को जीवन रक्षक गोली कह रही है। लेकिन अब एक समस्या थी, उनके पास चूजों को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी चूहा दो छोटी कागज की टोकरियां लेकर आया और उन्हें लड़कियों को दे दिया। मिया ने उसे एक मीठी मुस्कान दी। धन्यवाद बड़े भाई, आप बहुत अच्छे हैं। उसकी प्रशंसा सुनकर चूया का चेहरा लाल हो गया। सू चनफे ने यह देखा और उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। अरे नहीं, अरे नहीं, क्या क्या मुझे दादाजी मिलने वाले हैं? चूया को अपनी दादी के प्रति इतना चौकस देखकर सू चनफे गुस्सा हो गया। वो उस छोटे से बच्चे को निगलना चाहता था, लेकिन चूया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मिया ने छोटे से गांव से होकर रास्ता दिखाया। अचानक वो बहुत चिल्लाई, यह तो बस आगे ही है। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने संदेह किया, लेकिन जल्द ही वे गलत साबित हुए। मिया सभी को एक छोटे से ग्रामीण विला में ले गई। वो आगे बढ़ी और दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। एक अधेड़ उम्र के इंसान और उसके बेटे ने उत्तर दिया, मेरा नाम लियाओ है। मेरे बेटे ने यह नक्शा बनाया है। मुझे हैरानी है कि आप इसे पढ़ सके। इसके बाद उन्होंने गर्मजोशी से उन्हें सामने खड़े एक छोटे ट्रक पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। सू चनफे ने आसानी से मिया और योयो को ट्रक पर उठा लिया। यो हॉय को ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह देखकर सू चनफे ने उसे हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। उनकी मदद से लियो हॉय ट्रक पर चढ़ गई। पहाड़ी रास्ता उबड़ खाबड़ था, लेकिन दोनों छोटी लड़कियों को यह मजेदार लगा। मिया को तो यह उड़ती तलवार की सवारी से भी ज्यादा रोमांचक लगा। रास्ते में ड्राइवर की नजर चिंटो की समूह पर पड़ी। ट्रक को देखकर शू वाई की आंखें चमक उठी और उसने ट्रक में बैठने की विनती की, लेकिन ड्राइवर ने शो के नियमों का हवाला देते हुए मना कर दिया। शू चैनफे बस चुपचाप अपने दोस्त के लिए खुशी मना सकता था। ट्रक आगे बढ़ गया और शू वेई और उसका समूह धूल में दिखता रह गया। चिंटो इतना गुस्सा हो गया कि उसे संदेह होने लगा कि उसका कंगन काम नहीं कर रहा है। लाइव स्ट्रीम ट्रक पर वापस आ गई। शायद चलने से थक कर दोनों छोटी लड़कियां सो गई थी। अपनी दादी के बारे में चिंतित सू चैनफैन ने सहज रूप से अपनी जैकेट उतार दी और उसे धीरे से उसके चारों ओर लपेट दिया। फिर उसने लियो हॉल से योयो को आगे बढ़ाने के लिए कहा। उसे हिचकिचाते देख उसने जल्दी से समझाया, मुझे बस चिंता है कि मेरी दादी की सबसे अच्छी दोस्त को सर्दी लग जाएगी। ज्यादा मत सोचो। लियो हाय ने हंसते हुए कहा धन्यवाद, और इस तरह दोनों प्यारी बच्चियां एक दूसरे से चिपक कर सो गई। 1 घंटे बाद ट्रक अपनी मंजिल तक पहुंच गया। यह देखते हुए कि देर हो रही थी, निर्देशक ने लियो को चिंटो और शुई वेई को लाने के लिए भेजा। शू चैनफे का समूह ठीक समय पर पहुंच गया था। निर्देशक ने अभी अभी रात का खाना तैयार किया था। अपनी सोती हुई दादी को देखकर सू चैनफे ने उन्हें बस एक छोटा चम्मच चावल देकर जगाया। योयो भी जाग गई। जब तक सबने खाना खत्म किया तब तक अंधेरा हो चुका था। शू वई का समूह रात का खाना नहीं खा सका था। अपने कमरे में वापस चिंटो अपने बिस्तर पर बैठ गया, अपने कंगन से बुदबुदाते हुए, छोटा भूत बाहर आओ। वह उस बूढ़े आदमी को पीटना चाहता था जिसने उसे खिलौना बेचा था। आखिर कांपते हुए अपने भाई को देखा। उसने उससे उसने उससे लकड़ी का खिलौना छीन लिया और धमकाते हुए कहा, क्या तुम इससे खेलना चाहते हो? ठीक है, लेकिन तुम्हें कल मेरे लिए कुछ करना होगा, वरना मैं ये खिलौना फेंक दूंगा। अगली सुबह मियाँ गांव के मुर्गियों से पहले उठ गई, क्योंकि उनके पेट की गड़गड़ाहट ने उन्हें धुंधली नींद से जगा दिया था। उन्होंने सू चैनफे की तरफ देखा जो अभी भी उनके बगल में लार टपका रहे थे, और जानती थी कि वह उन पर भरोसा नहीं कर सकती। इसलिए मियाँ ने आत्मनिर्भरता अपनाई और अपना दूध पाउडर खुद तैयार करना शुरू कर दिया। गर्म पानी के अलावा सब कुछ तैयार था, और मियाँ अपनी बोतल पकड़े हुए प्रोडक्शन क्रू के सामने गई। मिस्टर मिस्टर क्या आप मियाँ की दूध बनाने में मदद कर सकते हैं? उनके सामने पड़ी छोटी सी फूली हुई गेंद ने यंग सहायक का दिल तुरंत पिघला दिया। वह सिर हिलाने ही वाला था कि निर्देशक ने बीच में ही टोक दिया, छोटी दादी आज दूध नहीं। मियाँ की बड़ी बड़ी आंखें उलझन से भरी थी। क्यों नहीं? निर्देशक ने धैर्यपूर्वक समझाया, आज सभी मेहमानों को अपना खाना खुद ढूंढना होगा। मियाँ ने उदास भाव से अपने हाथ में बोतल देखी, फिर उसे निर्देशक को दे दी। तुम इसे मियाँ के लिए पियो, उन्होंने सीरियस होकर आदेश दिया। हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। डायरेक्टर दंग रह गया।
यह कैसी एंजल बच्ची है, ना रोना धोना ना नखरे, और वो समझ चुकी है कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। डायरेक्टर ने हाथ हिलाकर कहा कि वो बड़ा है और विनम्रता से मना कर दिया। मियाँ ने एक पल सोचा, फिर फुसफुसाया, तो मियाँ इसे चुपके से पी सकती है? यह हमारा छोटा सा सीक्रेट होगा। मियाँ को बस इसे बर्बाद करने की चिंता है, नियमों को तोड़ने की नहीं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके पेट ने भी जोर से गड़गड़ाहट के साथ बातचीत में शामिल होने का निर्णय लिया। मियाँ ने निदेशक की ओर दयनीय नजरों से देखा। सुनो सुनो, मियाँ का पेट भी कहता है, हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। इस बातचीत ने निदेशक को लगभग प्रभावित कर दिया। शुक्र है वह विरोध करने में कामयाब रहा और उसने उस प्यारी सी बच्ची को अस्वीकार कर दिया। मियाँ के पास निदेशक को यह याद दिलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि इसे बर्बाद न किया जाए। निदेशक ने तुरंत सिर हिलाकर गांव के किसी बच्चे को दूध देने का वादा किया। मियाँ ने अपने गुर्राते पेट को थपथपाया और अपने कमरे में वापस चली गई। सू चैनफे अभी अभी गहरी नींद में सो रहा था और बेचारी मियाँ को ऐसा लग रहा था कि वह भूख से मरने वाली है। पोते उठो, जागो। ये इस तरह उसकी आंखें खुल गई और उसने क्यूरियस होकर उसके गाल पर चुम्बन देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मियाँ ने अपना छोटा सा हाथ उठाकर उसका मुंह ढक लिया। बुदबुदार, उसने छोटी भयंकर आवाज में कहा, अपने दांत ब्रश करो। थोड़ी देर बाद वे नहा धोकर बैठक स्थल की ओर चल पड़े। वह बाहर चिंटो से मिले। सू चैनफै ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बाय चिंटो, गुड मॉर्निंग। चिंटो ने अपनी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे के साथ उत्तर दिया, गुड मॉर्निंग। सू चैनफे हैरान हो गया। भाई चिंटो, आप अच्छी तरह से सोए नहीं। चिंटो को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि वह अपने ही भूत के हमले से पीड़ित है। उसने दावा किया कि वह गहरी नींद में सोया था। वह नीचे झुका और मियाँ के गोल मटोल छोटे गालों को चुटकी में दबाने का इरादा किया, लेकिन मियाँ को भूत प्रेत पालने वाले चिंटो से नफरत थी, इसीलिए उन्होंने सहज रूप से उसे चमका दिया। यह देखकर आज्ञाकारी चिंटो ने कुछ प्रशंसकों को जीतने के लिए मियाँ के साथ प्यारा व्यवहार करके शू चैनफे की नकल करने की कोशिश की। वह धीरे से बोला, छोटी दादी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी आवाज बत्तख की तरह कर्कश निकली। चिंटो को तुरंत ही एहसास हो गया कि उसका छोटा सा भूत शरारत कर रहा है। सामान्यतः धूम्रपान और शराब पीने की पूरी रात के बाद भी उसकी आवाज गहरी और चुंबकीय होती थी। उसने दुख का दिखावा किया, कुछ बार खांसी तथा बहाना बनाया कि कल रात अंधेरे में चलते समय उसे सर्दी लग गई थी, तभी उसके भाई को भी छींक आ गई। चिंटो ने इस अवसर का लाभ उठाया। छोटी दादी, मेरे भाई को सर्दी है, मैं चालक दल से कुछ दवा लेने जा रहा हूँ। सू चैनफै ने चिंता जताते हुए उसे जल्दी करने का आग्रह किया। इसके विपरीत सू चैनफै की अपनी आवाज स्पष्ट और मधुर थी। चिंटो गुस्से से फूट पड़ा और मन ही मन सू चैनफै को दिखावा करने के लिए कोसने लगा। मिया उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी का भाव था। चिंटो को तो सजा मिलनी ही थी, लेकिन आहो निर्दोष था और उसे यह सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। सू चैनफै ने उसकी चिंता देखी और पूछा कि क्या हुआ। मिया ने कैमरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, ये कुछ भी नहीं है। पोते, चलो मिलन स्तर पर चले। वह जानती थी कि वह इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकती। बाद में निर्देशक हु ने दिन के नियमों की घोषणा करने के लिए सभी को इकट्ठा किया। नाश्ता एक कार्य कार्ड निकालकर प्राप्त किया जाएगा तथा कार्ड निकालने के कर्म वयस्कों के बीच पत्थर, कागज, कैंची के ख्याल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सू चैनफे का दिल बैठ गया। मनोरंजन उद्योग में वे बेहद बदकिस्मत थे। जब वह चिंतित था, उसकी नजर मियाँ पर पड़ी। उसने सोचा, मेरे छोटे दादी रहस्यवादी कलाओं के उत्साह है, उसके लिए कार्ड बनाना बहुत आसान होगा। उसकी चिंताएं गायब हो गई और उसने उत्सुकता से उसे गोद में उठाया। चलो इस चीज को जीते। भाग्यवश उन्हें सबसे आखिरी पोजीशन मिला। सू चैनफे के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मियाँ ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके गाल पर थपथपाया। यह तो बस एक खेल है, निराश मत हुई। सू चैनफे अपराध बोध से भर गया। उसे चिंता थी कि उसकी दादी को उसके कारण कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन मियाँ सिर्फ मुस्कुराई। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। एक झटके में कार्ड निकालने का काम खत्म हो गया। शुई वे का काम दादी वांग को उनकी मुर्गियों को खिलाने में मदद करना था। चिंटो को ले आंग नाम के एक लड़के के साथ खेलना था और उसे हंसाना था। टुकी को अंकल जैन को तरबूज चुनने में मदद करनी थी। लुकाई को आंटी यांग को मक्का बनाने में मदद करनी थी और सू चैनफे के कार्ड पर लिखा था, दादाजी जियाओ साउ को जन्म देने में मदद करना था। सू चैनफे बहुत दुखी हो गया।
मिया ने एक्साइटमेंट से पूछा, कौन सा काम मेरे पोते को इतना दुखी कर रहा है? सू चैनफे की लड़ाकू भावना तुरंत लौट आई। हमें एक सुअर माँ को उसके बच्चे पैदा करने में मदद करनी है, उन्होंने कहा, और यह भी कहा, छोटी दादी आपको बस बाद में देखना है। उस समय कमेंट करने वाले विरोधी प्रशंसक अपना दिन बिता रहे थे। क्या मिया भाग्य बताने वाली नहीं है? वह यह कैसे नहीं बता सकती थी कि वह सुअर के बच्चे को जन्म देगी? सू चैनफे और मिया ने अपने काम के कार्ड लिया और ग्रामीणों से दिशा निर्देश मांगे। दादाजी जियाओ की पत्नी ने गर्मजोशी से उन्हें रास्ता दिखाया। तभी मिया के पेट में गुर्राहट हुई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उसे एक भाप से पका हुआ रोटी दिया। मिया खुशी से धन्यवाद में झुकी। यह देखकर चिंटो ने भी याहो को भोजन मांगने के लिए अपने पास खींच लिया, लेकिन बूढ़ी औरत ने रूखे आवाज में कहा, मेरे पास पूरे दिन के लिए बस इतना ही है, कुछ अतिरिक्त नहीं है, और जल्दी से बंस को वापस अंदर ले गई। चिंटो इतना गुस्से में था कि वह अपने दांत पीसकर धूल में मिला सकता था। उसने सो चैनफे को घूर कर देखा। यह सब तुम्हारा दोष है, मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। भोजन न मिलने पर गुस्से में चिंटो ने अपने छोटे भाई से कठोरता से कहा कि वह जल्दी चले। लड़का इतना डर गया कि वह फूट फूट कर रोने लगा। चिंटो ने उसे सांत्वना देने का नाटक किया। नीचे झुककर चुपके से उसकी बात पर चुटकी काटी और फुसफुसाते हुए कहा, रोना बंद करो। लड़का सिसकते हुए बस सिर हिला सका। इसके बाद दोनों भाई लियांग के घर पहुंचे, जहां लियाओ ने उन्हें गर्मजोशी से नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। चिंटो ने मेज पर सादी कांजी और अचार वाली सब्जियां देखी और घृणा से भर गया। तभी उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। बाहर जाकर उसने देखा कि मियाँ एक बड़ी मेज उठाई हुई थी, माने वह कोई स्कर्ट्स कलाकार हो। सू चैनफे ने बगल से उसकी प्रशंसा की। मेरी छोटी दादी एक छोटी मजबूत महिला है। मियाँ ने गर्व से पलके झपकाई। मियाँ बहुत मजबूत है। सू चैनफे ने भी साथ निभाया। मेरा छोटा दादी स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है। चिंटो अचंभित रह गया। उन्होंने यह मनाने से इनकार कर दिया कि 3 साल की बच्ची में इतनी ताकत हो सकती है, और उन्हें यकीन था कि शो और शू परिवार धोखा दे रहे हैं और मेज फॉर्म से बनी हुई है। उन्हें बे, उन्हें बेनकाब करने के लिए वह दौड़कर वहां पहुंचे और कहा कि मेज टेढ़ी हो गई है और उसे सीधा करना होगा, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मेज 1 इंच नहीं हिली। इस प्रक्रिया में उसकी पीठ लगभग टूट गई। हालांकि सू चैनफे ने आसानी से टेबल को हिला दिया। चिंटू अंदर ही अंदर चीख रहा था, अरे यह मैंने तो उसे अच्छा दिखने दिया। शांत होने के बाद उसने जल्दी से बहाना बनाया, कुछ दिन पहले मैंने अपनी पीठ खींच ली थी, इसलिए मैं इसे हिला नहीं सका। सू चैनफे एक अजीब लेकिन विनम्र मुस्कान दी। खैर, यह अच्छी बात है कि आपका काम सिर्फ एक बच्चे के साथ खेलना है। इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए चिंटो को विदा किया। तभी दादी जियाओ उनके लिए नाश्ता लेकर आई। सुगंधित चिकन नूडल सूप, जिसे देखकर बड़े और छोटे दोनों मेहमानों के मुंह में पानी आ गया। दादी जियाओ ने उनसे कहा कि वे खाना खा ले ताकि बाद में उन्हें मदद करने के लिए ऊर्जा मिल सके। मिया ने उत्साह से अपना हाथ उठाया। ठीक है, मिया बच्चे सुअर को देखना चाहती है। दादी और पोते की जोड़ी ने नूडल्स को निकलते हुए कहा कि यह कितना स्वादिष्ट है। चिंटो की मेज पर वह मन ही मन शिकायत कर रहा था कि कांजी कितनी खराब थी, जबकि वह दिखावा कर रहा था कि उसे इसकी परवाह नहीं है। नाश्ते के बाद दादाजी जियाओ मिया और सू चैनफे को सुअरों के बाड़े में ले गए। यहाँ पर ये हमारी सुअर का नाम होता है। पहला काम था ये को एक साफ जगह पर ले जाना था। दादाजी जियाओ ने उसे लुभाने के लिए सेब का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। सू चैनफे ने स्व इच्छा से सेब आगे बढ़ाया। आओ मम्मी सुअर, चलो एक साफ जगह पर चले। मिया अचानक विचार मग्न हो गई। जब मम्मी मुझे जन्म दे रही थी तो उनका पेट भी बड़ा था, यह बहुत मुश्किल रहा होगा। दादी जियाओ प्यार से मुस्कुराई। मिया अब जानती है कि उसे अपनी माँ के लिए कैसा महसूस करना चाहिए। यह सुनकर सू चैनफे का दिल बैठ गया। वह चिंतित था कि उसकी माँ का विषय उसकी छोटी दादी को दुखी कर देगी। सू चैनफे दुनिया को यह बताना चाहते थे कि किसी को भी उनके दादी के माता पिता का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मिया बस शर्मा कर मुस्कुराई। मैं और मिया मम्मी से प्यार करते हैं और वह भी पापा से प्यार करती है। पापा ने मम्मी की देखभाल करने के लिए बहुत मेहनत की। मैं एक अच्छी बच्ची नहीं थी, मैं हर समय रोती रहती थी और उन्हें सोने नहीं दिया करती थी। यह अच्छी बात है कि मैं अब बड़ी लड़की हूँ, मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि पापा और मम्मी जाग सके। यह सुनकर सू चैनफे का दिल पचिस गया। उसने मन ही मन सोचा कि उसका छोटा दादी कितना बड़ा हो गया है।
यह सुनकर दादी और दादा जियाओ ने अनुमान लगाया कि माता पिता की मृत्यु हो गई होगी और उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। अच्छी लड़की मियाँ, आओ माँ सुअर को उसके बच्चे पैदा करने में मदद करे। ठीक है, मियाँ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। फिर अचानक हाँफते हुए बोली, तुम्हारा हाथ मेरे पोते सुअर सुअर की माँ इसे खा जाएगी। सु चैनफै ने मुड़कर देखा कि सुअर उसके हाथ में सेब चबा रही थी। वह धीरे से पीछे हटता गया और सुअर को बाहर निकल लाया। मैं मियाँ किनारे से उसका उत्साहवर्धन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह को उसका चेहरा महसूस हो रहा था। वह धीरे से गुर्रा रही है और यहाँ तक कि स्नेहपूर्वक उससे रगड़ भी रही है। जल्द ही सुअर सावों को सवे चबाड़े में ले जाया गया और जन्म देने के लिए सूखे भूसे पर लेटा दिया गया। इस बात से चिंतित कि मियाँ को चोट लग सकती है, दादी जियाओ ने उसे एक तरफ हटाने की कोशिश की, लेकिन मियाँ ने सुअर का उत्साह बढ़ाने के लिए उसके साथ रहने पर जोर दिया। आखिरकार यह उसका काम था। अगर वह इसे पूरा नहीं करती तो उसे खाना नहीं मिलता। उसका दृढ़ संकल्प देखकर दादी जियाओ ने उसे नहीं रोका। मियाँ ने अपनी धीमी आवाज में निर्देश देना शुरू कर दिया, आगे बढ़ो बिग पिंकी, पहला बच्चा बाहर आ रहा है, धकेलना। जैसे कि वह समझ गई हो, सुअर ने प्यारी तरीके से सांस लेना शुरू कर दिया और आसानी से अपना पहला बच्चा जन्म दिया। दादाजी जियाओ ने सावधान पूर्वक मार्गदर्शन में सु चैनफै की मदद की, गर्भनाल को काटा और फिर धीरे से एक तौलिए से सुअर के बच्चे को पहुंच दिया। तभी चिंटो वापर आया। डिलीवरी कैसे चल रही है? किसी मदद की जरूरत? सु चैनफै ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भाई चिंटो, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? चिंटो ने एक अच्छा कैमरा एंगल ढूंढा और एक नकली मुस्कान पेश की। मेरा काम आसान था, मुझे आप लोगों की ज्यादा चिंता थी, इसलिए मैं जांच करने आया हूँ। सु चैनफै ने नवजात सुअर के बच्चे को खुशी से गोद में उठाते हुए कहा, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। चिंटो को झुंझुलाहट महसूस हुई और उसने तीखी कमेंट की, सु चैनफै, आप इसमें बहुत कुशल है, तुमने कहाँ से सीखा? उनके शब्दों ने तुरंत ही प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया, जिन्होंने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि निदेशक ने उनकी छवि को साफ करने में मदद करने के लिए उन्हें पहले ही एक स्क्रिप्ट दे दी थी। अचानक सुअर जो बच्चे को जन्म दे रही थी चुपचाप खड़ी हो गई और चिंटो पर भयभीत होकर चीख पड़ी। मियाँ उसे शांत करने के लिए दौड़ी। जब सुअर थोड़ा शांत हो गई तो चिंटो ने अपना प्यार दिखाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सुअर ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो जो दर्द से कराहते हुए भाग रहा हो और मियाँ के पीछे चिप गया हो। चिंटो स्तब्ध रह गया और मन ही मन उस जानवर को कोसने लगा। जब वे उसे छूते हैं तो ठीक है, लेकिन वह मुझसे भागती है। इस अचानक घटना से सुअर भयभीत हो गई, जिसके कारण उसे प्रसव में कठिनाई हुई। सभी लोग घबरा गए। सुअर का बच्चा फंस गया है, माँ सुअर खतरे में है। और इसी के साथ हमारी मानवा होती है खत्म। मिलते हैं, यह मानवा अगर 10,000 व्यूवर्स पर जाती है तो इसका दूसरा पार्ट आएगा, और नहीं जाती है तो नहीं आएगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बाय बाय।